नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र ने राज्यों को टीके की समय पर आपूर्ति के लिए वैक्सीन निर्माताओं और निजी अस्पतालों के साथ समन्वय करने के लिए टीमें बनाने की सलाह दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान सरकार से कोविड टीके की बर्बादी के मामलों की जांच करने को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार इस महीने 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए आज से बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करेगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज से अनलॉक प्रक्रिया शुरू। सरकार ने महामारी को ध्यान में रखते हुए परिवार पेंशन नियमों को सरल बनाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, ट्विटर को केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों का पालन करना होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली पुलिस से पॉक्सो अधिनियम के उल्लंघन के लिए ट्विटर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में संजीत ने स्वर्ण पदक जीता। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वैक्सीन की समयबद्ध आपूर्ति के बारे में वैक्सीन निर्माताओं और निजी अस्पतालों के साथ समन्वय के लिए 2-3 सदस्यों का विशेष दल गठित करें। एक रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ बैठक में टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि इस महीने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 12 करोड़ खुराक उपलब्ध कराई जाएगी। श्री भूषण ने बताया कि टीकाकरण की रफ्तार तेज की जा सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों को वैक्सीन के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और उनके घर के पास उपलब्ध टीकाकरण केंद्र की जानकारी दी जानी चाहिए। ये टीकाकरण केंद्र पंचायत घर, विद्यालय भवनों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक केंद्रों और आवासीय कल्याण संगठनों के कार्यालयों में खोले जा सकते हैं। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से कहा है कि कोविड वैक्सीन की बर्बादी रोकने के ठोस उपाय करें। उन्होंने सुझाव दिया कि टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को टीके के उचित उपयोग के बारे में सही प्रशिक्षण मिलना चाहिए। समाचार कक्ष से फरहत नाज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान सरकार से आग्रह किया है कि वे राज्य में कोविड टीके की बर्बादी की खबरों की जांच कराएं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को लिखे पत्र में डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि राजस्थान के कुछ जिलों में कोविड टीकों की बर्बादी की खबरें बेहद चिंताजनक हैं और इनकी तुरंत जांच कराने की जरूरत है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया था कि राज्य में 35 टीकाकरण केंद्रों पर कूड़ेदानों में कोविड टीके की 500 से ज्यादा शीशियां मिली हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजस्थान के तकरीबन सभी जिलों में टीकों की बर्बादी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। टीकों की बर्बादी का राष्ट्रीय औसत 1% से कम है। उन्होंने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह किया कि वो राज्य के सभी जिलों के अधिकारियों को सलाह दें कि टीकों का अधिकतम इस्तेमाल करें और बर्बादी पर रोक लगाएं। देश में कोविड संक्रमण में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। बीते एक दिन में 1,52,734 नए मरीजों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर बेहतर होकर 91.6% हो गई है। अब तक देश में 2,56,92,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। अब तक 3,29,000 से अधिक लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड की जांच क्षमता में तेजी लाई गई है और अब तक 34 करोड़ 48 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है। देश में कोविड से बचाव की वैक्सीन की 21 करोड़ 58 लाख से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के 136वें दिन कल 25,52,501 खुराक दी गई।
टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के शुरू होने के बाद से अब तक 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2 करोड़ 2 लाख लोगों को पहली खुराक और 23,000 से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। सरकार ने मीडिया में आई इन खबरों को निराधार बताया है, जिनमें कहा गया है कि वैक्सीन के लिए कोविन पोर्टल पर सफलतापूर्वक बुकिंग कराने के बावजूद वैक्सीन मिल जाने की गारंटी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविन पोर्टल पर जिला टीकाकरण अधिकारी से पंजीकरण, टीका लगवाने का समय, टीकाकरण और लाभार्थी को टीके का प्रमाण पत्र तथा समय की उपलब्धता की जानकारी मिलती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर वैक्सीन के स्लॉट की जानकारी प्रदान करें। सरकार ने पोस्ट कोविड टीकाकरण पर प्रमाण पत्र जारी न करने की खबरों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि प्रमाण पत्र का जारी होना टीका लगाने वाले द्वारा स्टेटस अपडेट करने से जुड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा संभव है कि टीकाकरण के समय किसी के टीकाकरण का स्टेटस अपडेट न किया गया हो, जिस वजह से उसे कोविन सिस्टम से प्रमाण पत्र न मिला हो। इस समस्या को खत्म करने के लिए कोविन सिस्टम जल्द ही ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे ऐसी चूकें नहीं होंगी। कन्फर्मेशन की रसीद का एसएमएस मिलने का मतलब है कि टीका लगाने वाले ने स्टेटस अपडेट कर दिया है। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की 4 हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के जरिए इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567। ये सेवा दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए काम कर रही है। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 8046110007। पिछले कई महीनों से सरकार कोविड उपचार नियमों, कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए भी जागरूकता पैदा कर रही है। प्राइवेट टीवी और एफएम चैनलों से भी कहा गया है कि वे इन हेल्पलाइन नंबर के बारे में उचित उपायों के जरिए विशेष रूप से प्राइम टाइम में जागरूकता बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड महामारी की रोकथाम के लिए 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए आज से व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू करने जा रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। लोगों को जानलेवा कोरोना वायरस से बचाने के लिए ये महाअभियान राज्य के सभी 75 जिलों में शुरू होगा और इसमें दोनों ही आयु वर्ग 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से अधिक के लाभार्थियों को टीके लगाए जाएंगे। सभी जिलों में विशेष अभिभावक स्पेशल बूथ भी बनाए जाएंगे। ऐसे लोग जिनके बच्चों की उम्र 12 साल से कम है, उनसे संपर्क करके प्राथमिकता के तौर पर उन्हें टीके लगाए जाने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए कोविन पोर्टल पर एक खास अभिभावक स्पेशल स्लॉट भी उपलब्ध होगा। ऐसे सभी बूथ पर अभिभावकों को अपने बच्चों की उम्र का प्रमाण पत्र पेश करना होगा। विशेष कैंप पत्रकारों, सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक सेवा के सदस्यों के लिए भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कमजोर आय वर्ग और सामाजिक रूप से पिछड़े तबकों जैसे वाहन चालकों, पटरी दुकानदारों और रिक्शा चालकों के लिए 15 जून से विशेष टीकाकरण अभियान शुरू करने को कहा है। 1 करोड़ लोगों के टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश भर में लगभग 6000 टीकाकरण केंद्र तैयार किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मध्य प्रदेश में 2 महीने के लॉकडाउन के बाद अनलॉक प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। राज्य सरकार ने अनलॉक के दौरान आवश्यक सामग्री की दुकानों के दोबारा खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से कोरोना कर्फ्यू को हटाने का फैसला किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूरे राज्य में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। इसी तरह रात्रि कर्फ्यू भी प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। राज्य में अगले आदेश तक सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों पर रोक रहेगी।
खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक गतिविधियां, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल और सभागार भी बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्य की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना कर्फ्यू 15 जून तक जारी रहेगा। नए निर्देशों के मुताबिक शादी में दोनों पक्षों के कुल मिलाकर अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 10 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर अब सभी सरकारी कार्यालय 50% कर्मचारियों और 100% अधिकारियों की उपस्थिति के साथ संचालित हो सकेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तर प्रदेश के 61 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से अनलॉक प्रक्रिया भी आज से चरणबद्ध ढंग से शुरू हो रही है। राज्य सरकार ने कुछ दिशा निर्देशों के साथ कोविड कर्फ्यू उठाने और राज्य में साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू जारी रखने का निर्णय लिया है। जिन जिलों में 600 से अधिक सक्रिय मामले आएंगे वहां छूट स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कोविड कर्फ्यू 14 जिलों में लागू रहेगा जहां 600 से अधिक कोविड के सक्रिय मामले हैं। बाकी 60 जिलों में दुकानों को कड़े नियमों के तहत सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। गुजरात सरकार ने अध्ययन के लिए बाहर जा रहे छात्रों को कोविड टीका प्राथमिकता के आधार पर लगाए जाने का निर्णय लिया है। कल शाम मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने कहा है कि इस निर्णय को लागू करने का काम राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को सौंपा गया है। नगर निगम क्षेत्रों में म्यूनिसिपल कमिश्नर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को I-20 या DS 160 फॉर्म या तो विदेशी कॉलेज या विश्वविद्यालय का दाखिला देने वाले पत्र के साथ जिला कलेक्टर या म्यूनिसिपल कमिश्नर का संपर्क करना पड़ेगा। इस बीच गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 1681 मामले दर्ज किए गए। 4721 मरीज ठीक होने के साथ उन्हें राज्य के विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर अब 94.79% हो चुकी है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान 3 महीने में सबसे कम 15,077 कोविड के नए मामलों की पुष्टि हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य की राजधानी मुंबई सहित ठाणे, नासिक, सांगली, अमरावती, परभणी जिलों में दैनिक मामलों में कमी आने के बाद प्रतिबंधों में ढील दी जा रही है। बृहन मुंबई नगर निगम ने शहर में लागू निर्बंध फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली सभी दुकानों को आज से 15 जून तक सुबह 7 से दोपहर 2 बजे के बीच खोलने की अनुमति होगी। अन्य दुकानों को वैकल्पिक दिनों में खोलने की अनुमति होगी और वे सप्ताहांत पर बंद रहेंगी। दूसरी ओर रत्नागिरी और सातारा जिलों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंध कड़े किए गए हैं। कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सातारा में आज से 8 जून तक अतिरिक्त पाबंदियां लगाई गई है। इस दौरान सातारा में अत्यावश्यक सेवा सहित अस्पताल, मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ उनके परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला को खुले रहने की अनुमति दी गई है। व्यापारिक दुकानें और अन्य सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रत्नागिरी में 8 जून तक आपात स्थिति के अलावा अन्य जिलों से प्रवेश तथा अन्य जिलों की यात्रा के लिए जिले की सीमाएं बंद रहेंगी। चिकित्सा दुकानें, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। दूध और किराना स्टोर सुबह 7 से 11 बजे तक होम डिलीवरी सेवा प्रदान कर सकते हैं। अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार में अब तक 6,85,000 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% हो गई है, जबकि जांच संक्रमण दर घटकर 1.10% हो गई है। पटना को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में कोविड रोगियों की संख्या 100 से कम है। संक्रमित रोगियों की संख्या घट रही है। राज्य में अब तक 1,34,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य में कोविड रोगियों के उपचार में स्टाफ नर्सों की सेवाओं की सराहना की है। उन्होंने राज्य के जिला अस्पतालों में काम कर रही नर्सों के साथ कल वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्सों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में घर परिवार से दूर रहकर कोविड रोगियों के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान किया। एक रिपोर्ट।
राज्य के सरकारी अस्पताल में 21,574 स्टाफ नर्स काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने वीडियो संवाद में नर्सेस से उनके कार्यशैली की कठिनाई और सुरक्षा नियमों के पालन की जानकारी ली। बीदर मेडिकल कॉलेज के संतोष को उन्होंने आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को मिलने वाला रिस्क अलाउंस को मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। वेनलॉक अस्पताल के वहीदा ने मांग की कि उनके घर वालों को भी वैक्सीन उपलब्ध हो। नर्स रेणुका गुजिहाल जिन्होंने अपने पति को अभी खोया है, उनको मुख्यमंत्री द्वारा सांत्वना दी गई। SNR हॉस्पिटल के शशिकला ने कहा कि भावनात्मक समस्या से जूझ रहे कोविड रोगियों का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। हरिहर जनरल अस्पताल के श्वेता ने कहा कि कोविड से रोगियों की मृत्यु और उनके दर्द को महसूस कर रहे नर्सेस को भी काउंसलिंग की आवश्यकता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि अनलॉक करने का फैसला वैज्ञानिक सलाह पर विचार के बाद किया जाएगा। कल बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन हटाने के नियमों के बारे में तकनीकी सलाहकार समिति की रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी और धीरे धीरे लॉकडाउन समाप्त करने पर निर्णय लिया जाएगा। कर्नाटक में 7 जून सवेरे तक राज्यव्यापी लॉकडाउन लागू है। डॉक्टर सुधाकर ने बताया कि केंद्र सरकार से कल कर्नाटक को 1,64,000 वैक्सीन की खुराकें मिली। राज्य को अब तक केंद्र से कोवैक्सीन की 15,86,000 खुराकें मिली हैं और 1,94,000 खुराकें राज्य सरकार ने अलग से खरीदी हैं। तमिलनाडु में कल कोविड के 27,000 से अधिक नए मामले दर्ज हुए। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इस समय लगभग 3,05,000 लोगों का राज्य में उपचार चल रहा है। इस बीच मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि सड़क किनारे रहने वाले लोगों को भी टीका लगवाया जाए। इस बारे में दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि टीकाकरण पर 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपें। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्र ने राज्यों को टीके की समय पर आपूर्ति के लिए वैक्सीन निर्माताओं और निजी अस्पतालों के साथ समन्वय करने के लिए टीमें बनाने की सलाह दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान सरकार से कोविड टीके की बर्बादी के मामलों की जांच करने को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार इस महीने 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए आज से बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करेगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज से अनलॉक प्रक्रिया शुरू। सरकार ने महामारी को ध्यान में रखते हुए परिवार पेंशन नियमों को सरल बनाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, ट्विटर को केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों का पालन करना होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली पुलिस से पॉक्सो अधिनियम के उल्लंघन के लिए ट्विटर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में संजीत ने स्वर्ण पदक जीता। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक पेंशन के नियमों को आसान बनाया गया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अन्य औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं की प्रतीक्षा किए बिना परिवार के पात्र सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्रस्तुत करने पर अस्थायी पारिवारिक पेंशन तत्काल मंजूर की जाए। उन्होंने कहा कि ये प्रावधान कोविड महामारी के दौरान हुई मृत्यु के लिए लागू होता है, चाहे मृत्यु कोविड के कारण हुई हो या गैर कोविड कारण से। सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन का मामला वेतन एवं लेखा कार्यालय को भेजे जाने के बाद परिवार के पात्र सदस्य को अस्थायी पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि ट्विटर को नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करना होगा क्योंकि इन नियमों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने केंद्र सरकार और सोशल मीडिया माध्यम ट्विटर को नोटिस जारी कर अदालत में दायर एक याचिका पर उनकी टिप्पणी मांगी है। याचिका में दावा किया गया है कि ट्विटर नियमों का पालन नहीं कर रहा है। हालांकि ट्विटर ने न्यायालय के सामने दावा किया कि वो सभी नियमों का पालन कर रहा है और उसने एक स्थानीय शिकायत अधिकारी भी नियुक्त किया है। केंद्र सरकार ने ट्विटर के इस दावे का खंडन किया है। सूचना प्रौद्योगिकी के नए नियम 25 फरवरी से लागू हो गए हैं और केंद्र ने ट्विटर समेत सभी सोशल मीडिया माध्यमों को इन नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। ये समय सीमा 25 मई को समाप्त हो गई थी।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। आयोग ने केंद्र सरकार से भी कहा है कि जब तक ये माध्यम बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं बन जाता और बच्चों के साथ यौन हिंसा की शिकायतों को भारतीय अधिकारियों के साथ साझा नहीं करता, तब तक ट्विटर तक बच्चों की पहुंच रोकी जाए। उन्होंने कहा कि ट्विटर ने पॉस्को कानून और भारतीय दंड संहिता का भी उल्लंघन किया है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने बताया कि ट्विटर व्हाट्सएप समूहों के साथ जुड़ा है जहां बच्चों के साथ यौन हिंसा की सामग्री उपलब्ध है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज ब्रिक्स देशों के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत ने ब्रिक्स के मौजूदा अध्यक्ष होने के नाते ये बैठक बुलाई है। ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस एल्बर्टो फ्रैंका, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, चीन के विदेश मंत्री वांग यी और दक्षिण अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मंत्री ग्रेस नालेदी मंडीसा पिंडोर के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। ब्रिक्स समूह के विदेश मंत्रियों के इस वर्चुअल बैठक में कोरोना वायरस से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सहयोग मजबूत करने पर प्रमुखता से चर्चा होने की उम्मीद है। बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी चर्चा करने की संभावना है। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दे, सतत विकास, सदस्य देशों के बीच सहयोग और खास तौर पर नागरिकों के बीच आपसी सहयोग और संपर्क बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार करने की उम्मीद है। भारत 2021 के लिए ब्रिक्स समूह का अध्यक्ष है। यह तीसरी बार है जब भारत 2012 और 2016 के बाद ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स समूह दुनिया की कुल आबादी के 41% यानी 360 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। सदस्य देशों की संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 16.6 खरब डॉलर है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के पात्र लाभार्थियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया है। अब सामाजिक और आर्थिक पिछड़ा वर्ग को विभिन्न शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण मिल सकेगा। जिन लोगों को और किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिल रहा है, वे इस आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। ये आरक्षण सभी सरकारी, स्वायत्त और गैर सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आरक्षण का लाभ देने के लिए संबंधित सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक और पूर्व सांसद प्रदीप शिवनारायण जायसवाल को वर्ष 2020 में औरंगाबाद में सांप्रदायिक दंगे के दौरान एक पुलिस हेड कांस्टेबल पर हमला करने का दोषी पाया गया। उनको 6 महीने के कड़े कारावास की सजा दी गई है। सजा देने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उच्च अदालत में जाने के लिए उन्हें जमानत दे दी। केरल में नया शैक्षणिक वर्ष आज से शुरू हो रहा है। ऑनलाइन कक्षाएं अब फिर से शुरू होंगी। स्कूलों को फिर से खोलने के लिए सरकार की वार्षिक पहल प्रवेशानोत्सवम से ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कोविड महामारी शुरू होने के बाद ये दूसरा शैक्षणिक वर्ष है। भारत के हैवीवेट मुक्केबाज संजीत ने कल दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने 91 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में ओलंपिक रजत पदक विजेता वेस्ली लेविट को हराकर भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलाया। इससे पहले रविवार को पूजा रानी ने महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता था। अमित पंघाल और शिव थापा अपने अपने फाइनल मुकाबले हार गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को कुल 15 पदक हासिल हुए, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस में 50वीं वरीयता प्राप्त स्लोवानिया की तमारा जिदानसेक ने पेरिस में महिला सिंगल्स के पहले दौर में 6ठी वरीयता प्राप्त कनाडा की बियांका आंद्रेस्क्यू को हरा दिया। पूर्व विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने पहले दौर में रोमानिया की इरिनिया कैमिलिया बेगू के साथ कड़े मुकाबले में 7-6, 6-2 से जीत दर्ज की। चौथी वरीयता प्राप्त अमेरिका की सोफिया केनिन और विश्व की 9वीं वरीयता प्राप्त पोलैंड की इगा स्विटेक ने भी अपने अपने पहले मुकाबले में जीत हासिल की। इस बीच जापान की नाओमी ओसाका ने अपने मानसिक स्वास्थ्य के कारण मीडिया से बात न करने के क्रम में फ्रेंच ओपन से हटने का ऐलान किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है।
जी सिद्धार्थ, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सेंट्रल विस्टा को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना बताने और इसके निर्माण पर रोक लगाने से इनकार करने को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी बनाते हुए लिखा है, याचिका किसी खास मकसद से प्रेरित, सेंट्रल विस्टा का काम जारी रहेगा। नवभारत टाइम्स लिखता है, सेंट्रल विस्टा को हाई कोर्ट की हरी झंडी, याचिकाकर्ता पर 1 लाख का फाइन। बकौल दैनिक जागरण, नहीं रुकेगा सेंट्रल विस्टा का निर्माण, रोक संबंधी मांग हाई कोर्ट ने ठुकराई। सेवानिवृत्ति कोष का प्रबंधन करने वाले निकाय ईपीएफओ के देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच अपने 5 करोड़ से अधिक अंशधारकों को राहत देने के इरादे से पीएफ खाते से दूसरी बार पैसा निकालने की अनुमति देने की खबर राष्ट्रीय सहारा में है। दैनिक भास्कर ने इस खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, ईपीएफओ के सदस्य दूसरा कोरोना एडवांस ले सकेंगे। अमर उजाला लिखता है, अग्रिम निकासी का एक और मौका। देश में कोरोना संक्रमण के मामले घटने और ठीक होने की दर के बढ़ने पर लोक सत्य ने सुर्खी दी है, कोरोना रिकवरी दर 91% के पार। पंजाब केसरी लिखता है, देश में सबसे कम 1,52,734 केस, 50 दिन बाद सबसे बड़ी गिरावट। जनसत्ता ने तंबाकू निषेध शीर्षक से लिखा है, धूम्रपान करने वालों को कोरोना का अधिक खतरा, 40 से 50% अधिक जोखिम। आज से कुछ राज्यों में कोरोना कर्फ्यू से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने को दैनिक भास्कर ने अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, अब ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता। वैक्सीन के उत्पादन की रफ्तार को बढ़ाने पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत बायोटेक जुलाई के अंत तक 10 से 12 करोड़ वैक्सीन डोज हर महीने बनाएगी। दिल्ली को 20 जून से मिलेगी स्पुतनिक वी की पहली डोज। अमर उजाला में है, हरिभूमि की सुर्खी है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिक्स ट्रायल की तैयारी, 8 वैक्सीनों पर होगा एक्सपेरिमेंट। वैज्ञानिक पता लगाएंगे अलग अलग कंपनियों के वैक्सीन एक साथ दिए जा सकते हैं या नहीं। सीबीएसई, आईसीएसई और विभिन्न राज्यों की 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के बारे में 2 दिन में फैसला लेगा केंद्र, हिंदुस्तान में है। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलने पर अमर उजाला लिखता है, इस सप्ताह दिखेंगे मौसम के कई अलग रंग, 3 दिन चलेगी धूल भरी आंधी, हल्की बारिश की संभावना, इसके बाद गर्मी सख्त करेगी तेवर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने राज्यों को टीके की समय पर आपूर्ति के लिए वैक्सीन निर्माताओं और निजी अस्पतालों के साथ समन्वय करने के लिए टीमें बनाने की सलाह दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजस्थान सरकार से कोविड टीके की बर्बादी के मामलों की जांच करने को कहा। उत्तर प्रदेश सरकार इस महीने 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए आज से बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करेगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज से अनलॉक प्रक्रिया शुरू। सरकार ने महामारी को ध्यान में रखते हुए परिवार पेंशन नियमों को सरल बनाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, ट्विटर को केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों का पालन करना होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दिल्ली पुलिस से पॉक्सो अधिनियम के उल्लंघन के लिए ट्विटर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में संजीत ने स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।